morning everyone. Welcome to SGI online class 6 हिंदी लैंग्वेज पार्ट 2 वर्ण विचार। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इसी पाठ के अंतर्गत स्वर किसे कहते हैं तथा स्वर के कितने भेद होते हैं, इन सभी को पढ़ा व समझा। मैं एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, वे स्वतंत्र होते हैं। और स्वर के 3 भेद होते हैं, एक तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या होता है? हर्ष स्वर जिसमें बोलने में कम समय लगता है तथा उसकी एक मात्रा होती है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में 2 गुना हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर वे शब्द होते हैं जिन्हें बोलने में हर्ष और दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब उसके आगे देखिए बच्चों कि व्यंजन क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। हिंदी के व्यंजनों की संख्या 33 है। इनके 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा उत्क्षिप्त व्यंजन। अब ये 4 व्यंजन है, इनका विस्तृत रूप देखिए। स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? सबसे पहले का से लेकर मां तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्णों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा जाता है। अर्थात जो स्पर्श व्यंजन है उसके कितने 5 भेद होते हैं, मतलब ये 5 रूप में होते हैं, 5 वर्ग में विभाजित है। और प्रत्येक वर्ग का जो नाम है, जैसे का वर्ग, तो जो इसमें वर्ण है 5 वर्ण होते हैं, तो उसके पहला वर्ण जो होता है उसी के आधार पर उस वर्ग का नाम लिखा जाता है। का वर्ग के अंतर्गत का, ख, ग, घ, ण ये आते हैं। तो ये जो 5 वर्ग हैं, इनको कहते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, इसलिए इनकी संख्या हुई 25। अब इनका उच्चारण स्थान सही देखिए। का वर्ग के 5 वर्ण है, क, ख, ग, घ, ण। इनका उच्चारण स्थान है कंठ। अर्थात जब ये वर्ण हम बोलते हैं तो हमारी वायु जो कंठ से निकलती है, कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर आती है, तो वो क्या हुआ? कंठ। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसके बाद है सेकंड चा वर्ग। चा, छा, जा, झ, या। चा वर्ग में भी 5 वर्ण हो गए। इनका उच्चारण स्थान है तालु। क्योंकि जब हम चा, छा, जा, झा, या बोलते हैं, हमारी जिह्वा तालु का स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हुआ तालु। तीसरा टा वर्ग। टा, ठा, डा, ध, ण। इसमें भी 5 वर्ण हैं और टा वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्योंकि जब हम टा, ठा, डा बोलते हैं तो मूर्धा से ध्वनि स्पर्श होते हुए बाहर आती है। ता वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? ता, था, दा, धा, ना। इनका उच्चारण स्थान है दंत। क्योंकि जब हम ता, था, दा, धा, ना ये वर्ण बोलते हैं तो हमारे दंत आपस में मिलते हैं। उच्चारण के दौरान हमारे दंत आपस में मिलते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान होगा दंत। 5वां है पा वर्ग। प, फ, ब, भ, मा। पा वर्ग में जब हम ये 5 वर्ण का उच्चारण करते हैं
पा फा बा भा मा। तो इनको बोलते समय हमारे ओष्ठ आपस में मिलते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या है? ये स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित हैं। ये स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित हैं। सरल भाषा में ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारे कंठ में वायु पहले से ही विद्यमान होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? या, रा, ला, वा। इसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? इनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है, अर्थात जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उन्हें जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म श्वास निकलती है। ये 4 होते हैं, तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं ये वर्ण? श, सा, शा, हा। तो ये वर्ण क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन। इसके बाद है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन क्या है? ये 2 होते हैं, ड़ा और डा। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है, अर्थात इन 2 वर्णों का उच्चारण करते में हमारी जीह्वा तालु का स्पर्श करते हुए तुरंत नीचे गिरती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। बच्चों पुनः दोहराऊंगी मैं इसे। व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों को बोलते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। हिंदी के व्यंजनों की संख्या 33 है। इनके 4 भेद होते हैं। वह 4 भेद कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क्यों? क्योंकि इनको 5 वर्ग में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। का से लेकर मां तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्णों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा जाता है। वर्ग 5 वर्ग है। पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण है, क, ख, ग, घ, ण। इनका उच्चारण स्थान कंठ। क्यों? क्योंकि जब इन 5 वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो वायु है वह कंठ से होकर के बाहर आती है, इसलिए इन वर्णों को उच्चारित करते समय हमें कंठ से वायु का स्पर्श होता है। च वर्ग। च वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? च, छ, ज, झ, ञ। इन वर्णों का उच्चारण स्थान करते समय हमारी जिह्वा तालु का स्पर्श करती है, इसलिए च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये 5 वर्ग का उच्चारण करते समय हमें मूर्धा अर्थात मुंह से वायु बाहर प्रवाहित होती है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? मूर्धा। इसके बाद है ता वर्ग। ता, थ, द, ध, न। इनका उच्चारण स्थान है दंत। पा वर्ग। प, फ, ब, भ, म। इनमें भी ये 5 वर्ण हैं। तो इन वर्ग का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से, क्योंकि जब हम प, फ, ब, भ, म शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ आपस में मिलते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ। इसके आगे देखिए बच्चों, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? ये स्वर और
व्यंजनों के मध्य स्थित हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। अर्थात जब हम अंतःस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ में वायु पहले से ही विद्यमान होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि या, रा बोलते समय हमारे कंठ में वायु स्थिर होती है। ऊष्म व्यंजन क्या है? इनके उच्चारण में मुंह से गर्भ श्वास निकलती है। जब हम श, श, सा और हा का उच्चारण स्थान करते हैं तो हमारे मुंह से गर्भ श्वास निकलती है, अर्थात घर्षण पैदा होता है। उच्छिष्ट व्यंजन क्या है? ये 2 होते हैं, ड और ड़। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर नीचे झटके के साथ गिरती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्छिष्ट। इन्हें क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन, क्योंकि जिह्वा तालु का स्पर्श करते हुए तत्काल नीचे गिरती है, इसलिए ये हुए उच्छिष्ट व्यंजन। बच्चों, अब आप व्यंजन की परिभाषा अर्थात व्यंजनों का उच्चारण हम कैसे करते हैं, किनकी सहायता से व्यंजनों का उच्चारण होता है, इनको स्मरण रखेंगे। और जो व्यंजन है इनके कितने भेद हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के कितने भाग हैं? तो स्पर्श व्यंजन में 5 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 5-5 वर्ण होते हैं, इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसके बाद दूसरा आपका है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, और जो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 2 होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to continue the same chapter that was explained yesterday. It is the cherry tree, second chapter in English literature. Students, yesterday you were taught that Rakesh, who lived with his grandfather, while coming home from his school, on the way he purchased a bunch of cherry fruits. He started eating, and when he reached home, he had only 3 cherry fruits left with him. His grandfather advised him that seeds should not be thrown. If they are sown in the soil, they would become useful. Okay? Yesterday you read it. Now today you have to start. So Rakesh found a small spade. कल उसके दादाजी ने जब राकेश ने क्वेश्चन किया कि हमें इन चेरी सीड्स का क्या करना चाहिए, तो हिज ग्रैंडफादर एडवाइज करते हैं उसको प्लांट इट, कि चेरी सीड को प्लांट कर दीजिए। दैट मीन्स इट शुड बी सोन इन द सॉइल, इसको सॉइल में लगा देना चाहिए। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड। राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड, स्पेड अ काइंड ऑफ डिगिंग टूल, फावड़ा जिसको बोलते हैं, एंड बिगेन टू डिग अप। डिग अप मीन्स लूजन, खोदना। फ्लावर बेड, दैट मीन्स एक क्यारी। राकेश एक फावड़ा ले आया और उससे एक क्यारी खोदने लगा। ओके, व्हेन Rakesh was advised by his grandfather that the seed should be sown in the soil, he got
a spade, an instrument, and with it he loosened the soil to sow the seed. Hey, not there, said grandfather. ग्रैंडफादर ने कहा नहीं, यहाँ नहीं. उसके ग्रैंडफादर ने उसको एडवाइस किया, नहीं यहाँ मत बोइए. प्लांट इट इन दैट सेडी कॉर्नर. दादाजी ने कहा प्लांट मतलब इसको लगाइए सेडी. सेडी मीन्स शैडोई. इसको छायादार उस कोने में लगाइए. वेयर इट वोंट बी डिस्टर्ब्ड. won't be disturbed. Disturbed means nobody will hurt it. It may grow properly. When Rakesh started sowing the cherry seed at some place, his grandfather advised him not to sow it there, but advised him to sow the seed in the corner where it was sufficient shade. Okay. Rakesh went to a corner of the garden. That's why राकेश ने गार्डन का एक कॉर्नर चूज किया, एक कोने में गया. Where the earth was soft, जहां की अर्थ मीन्स सॉइल, सॉफ्ट मीन्स मुलायम थी. ओके. इट वॉज नॉट टफ, इट वॉज नॉट हार्ड, इट वॉज लूज एंड yielding. यू नो yielding मीन्स नॉट हार्ड और रिजिड. बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थी, मुलायम थी. राकेश अपने गार्डन के उस कोने में गया जहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा टफ नहीं थी बल्कि लूज थी. When he was advised by his grandfather to sow the cherry seed in the corner of the garden where it was sufficient shadow, he went to that corner of the garden and chose a corner where the soil was not so tough but it was loose and soft. He pressed the seed into the soil. फिर इसके बाद उसने क्या किया, उसने इस सीड को सॉइल में प्रेस्ड, दैट मीन्स लगा दिया, सो. उसने इस सीड को, बीज को उस मिट्टी में दबा दिया. विद हिज थंब, कैसे दबाया, अपने अंगूठे से. एंड इट वेंट राइट इन, और ये सीड जमीन में नीचे चला गया. ओके. व्हेन ही फाउंड दैट इन अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन देयर वाज a soft soil, he planted that seed with his thumb. Okay. Then he ran up to play cricket, and after having sown the seed in the soil, he went away to play. Okay, with his friends. अपने मित्रों के साथ खेलने चला गया. And forgot all about the cherry seed. And after some days, he forgot that he had sown the cherry seed in the corner of his garden. इसके बाद वो भूल गया कि उसने कोई चेरी सीड को अपने गार्डन के कोने में बोया है. Okay, friends. Now next para. When it was winter in the hills. जब हिल्स में सर्दी का आगमन होता है. When winter approached, when winter came to the hilly areas. Okay, क्या होता है, the garden was dry and bare. उसका गार्डन कैसा था, ड्राई था, सूखा. and bare, that means without any kind of grass or plants. ये बिल्कुल घास फूस या पत्तियों से रहित था. There were no dry leaves, there were no any kind of plant or trees, small plants, bushes, etc. In the evening, grandfather and Rakesh sat over a charcoal fire. शाम को क्या होता है, एक दिन शाम को उसके दादाजी और राकेश सेट ओवर चारकोल फायर. चारकोल फायर, अ काइंड ऑफ फायर ऑफ कोल, अ काइंड ऑफ फायर प्रिपेयर्ड बाय कोल. यानी शाम को दादाजी, एक शाम को दादाजी और राकेश कोयले की आग के पास बैठे थे. दैट मीन्स इट वाज चिल कोल्ड वेदर. दे वर फीलिंग कोल्ड, दैट्स व्हाई दे वर having fire of charcoal. And grandfather told Rakesh stories
and while they were sitting near the fire, his grandfather told him some stories, and in turn Rakesh would read to him from the newspaper. और राकेश बदले में क्या कर रहा था, अपने दादाजी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ करके सुना रहा था. एंड इन टर्न his grandfather was telling him stories, and in turn Rakesh was reading the newspaper. He was reading various news topics in the newspaper for his grandfather. Grandfather eyesight being rather weak, क्योंकि दादाजी की eyesight थोड़ा कमजोर थी. He could not read properly. He was not able to see well. That's why Rakesh was reading the newspaper for his grandfather, and his grandfather was telling him stories. Rakesh found the newspaper very dull. राकेश को आज न्यूज़पेपर बहुत डल लगा. कैसा लगा? डल. He was not taking any interest while reading the newspaper. He had no interest, especially after the stories. जो भी तब especially particularly after the stories, that means after listening the stories from his grandfather, he was not having any interest while reading the newspaper. But grandfather wanted all the news, but he had to read the newspaper for his grandfather, as his grandfather advised him to read it for him. He wanted all kinds of local or some other news. They knew it was spring. वे लोग जानते थे कि it was spring. Spring means होता है बसंत ऋतु. When the wild duck flew north again. इस समय क्या होता था? Wild duck, जंगली duck flew, उड़ा करती थी north again, to the north direction. The writer says that it was spring season, and during this season some wild duck flew to the northern sky, to Siberia. Okay, to the northern, that means Siberian country. Early in the morning, सुबह सुबह क्या होता है? When he got up to chop wood. एक दिन सुबह सुबह जब वो उठा, when he woke up, तो क्या किया उसने? To chop wood. Chop means cutting. For cutting the wood. One day when Rakesh got up from his bed very early in the morning to cut the wood and to lit a fire, आग जलाने के लिए, तो राकेश सादा वी शेप्ड फॉर्मेशन. राकेश ने एक वी शेप देखी. स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड, जो नॉर्थ की दिशा में उठ रहा था. स्ट्रीमिंग मीन्स फ्लोइंग. He saw a V-shaped structure that was flowing towards the north sky and heard the calls of birds. और उसने चिड़ियों की chirping sound को सुना. He heard chirping sounds of the birds through the thin mountain air. That means mountain air was blowing softly, and through it he heard a very melodious chirping sound of the birds. Okay, students, I will quit here. I will end this chapter here, and next day I will explain from one morning in the garden. Till then, revise this paragraph sincerely. Try to understand all the difficult words and meanings. Students, be serious while reading any lesson. If you understand it fully, there is no problem to answer any question. Okay, thank you for attending today's class. Good morning, students. I welcome you all to the online class of SGY. Today we will be starting the next exercise, that is 1D, which is based upon the concept of approximation. ठीक है? Approximation का मतलब क्या होता है? किसी चीज को राउंड ऑफ कर देना. सपोज आपको जरूरत है 6 रुपए की, ठीक है, तो आप क्या प्रेफर करते हो? किसी के आस पास 10 रुपीज है ना, वो इजियर रहता है
लेने वाले के लिए भी और देने वाले के लिए, इसीलिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। ठीक, so let's start the approximation started, मतलब किन बेसिक चीजों से स्टार्ट होता है। ठीक, तो पहला जो होता है वो नियरेस्ट 10, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ द वैल्यूज टू नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 में जब आपको राउंड ऑफ करना होता है तो फिर कैसे करते हैं? सपोज इट इज रिटन 396, 386 मान लीजिए, ठीक है, रिटन 386, और आपको नियरेस्ट 10 में इसको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 10 मतलब 10th प्लेस ये है, मतलब नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना होता है तो किस वैल्यू को देखते हैं? वंस डिजिट को देखते हैं। ठीक है, ये वंस डिजिट है और ये 100 डिजिट है। तो नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है तो यू विल बी सीइंग वंस डिजिट, और वंस डिजिट की वैल्यू अगर 5 के इक्वल हो या 5 से ज्यादा हो। ठीक है, अगर वंस प्लेस की वैल्यू 5 के इक्वल हो या 5 से ज्यादा हो तो वंस प्लेस को 0 कर देते हैं और उस 10th प्लेस को 1 इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे, जब आपको बोला जाए नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है तो आप क्या देखोगे? वंस प्लेस को देखोगे। वंस प्लेस पे पहुंचे, वहां पे देखोगे कि जो वंस प्लेस पे डिजिट लिखी है क्या वो 5 की इक्वल है, क्या वो 5 से बड़ी है। अगर 5 की इक्वल है या फिर 5 से बड़ी है, उन दोनों ही केसेस में आप वंस प्लेस को 0 कर दोगे और 10th प्लेस को 1 से इंक्रीज कर दोगे, बाकी चीजों को एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, तो इस एग्जांपल में आप देखो वंस प्लेस कितना है? 6 है, जो कि 5 से ज्यादा है, इसलिए वंस प्लेस को 0 किया और 10th प्लेस को 1 से इंक्रीज करके 9 कर दिया और बाकी चीजों को एज इट इज लिख दिया। तो इट इज 390 जो कि नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 274। ठीक, 274 है और इसको नियरेस्ट 10 में आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। फिर से क्या देखेंगे? वंस प्लेस देखेंगे। वंस प्लेस के गए, क्या 5 के इक्वल है? नहीं। क्या 5 से बड़ी है? नहीं। तो क्या ये 5 से छोटी है? तो छोटी होती तो क्या करते हैं? तब वंस प्लेस को तो 0 कर देते हैं, लेकिन बाकी चीजों में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, मतलब ये 7 एज इट इज रहेगा और ये 2 एज इट इज यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा कि नियरेस्ट में जब चेंज करना हो तो ये रूल्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद उसी हिसाब से राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के लिए क्या देखेंगे? 10th डिजिट को देखेंगे। ठीक है, वी विल बी लुकिंग एट 10th डिजिट। फॉर एग्जांपल इट इज रिटन 777। इट इज रिटन 777। ये है वंस प्लेस, ये है 10th प्लेस और ये है 100th प्लेस। ठीक, तो नियरेस्ट 100 पे करना है तो उसके बगल में क्या है? 10th, तो 10th डिजिट को आप चेक करोगे। वही रूल फिर से, 10th प्लेस की वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन 5 हो और इक्वल टू 5 हो, इस केस में आप क्या करते हो? वंस प्लेस को भी 0 करते हो, 10th प्लेस को भी 0 करते हो और 100 प्लेस को 1 से इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, तो याद रखना है कि जहां से कंपैरिजन हो रहा है उसके राइट में जो चीजें होंगी और वो चीज वो 0 हो जाएगी और जो उसके लेफ्ट में चीज होगी वो +1 हो जाएगी। कब? जब वैल्यू जो है जिसको कंपेयर कर रहे हो वो 5 या से बड़ी हो या 5 के इक्वल हो। ठीक, यहाँ पे आप देखो 100 पे करना है, नियरेस्ट 100 पे चेंज मतलब राउंड ऑफ करना है तो किसको देखते हैं? 10th प्लेस को देखते हैं। 10th प्लेस 7 है, 7 5 से बड़ी है, तो क्या बताया? इसके राइट में जो भी है उसको 0 करोगे, इसको भी 0 करोगे और जो लेफ्ट में है 100th प्लेस पे है उसको क्या कर दोगे? +1 कर दोगे, तो इट विल बी 8, आंसर विल बी 800। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट और राउंड ऑफ थिंग्स टू नियरेस्ट 100। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि साथ में एग्जांपल भी मिलता जाएगा और आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1D।
exercise 1D. Question number 1 is saying round each of the following to nearest 10. तो फर्स्ट पार्ट में 54 लिखा है और 54 को नियरेस्ट 10 क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ये वंस और ये टेंस है, तो नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करते हैं, किस डिजिट को देखते हैं, वंस डिजिट को देखते हैं। यहाँ देख रहा हूँ वंस डिजिट पे 4 है जो कि 5 से छोटा है, इसका मतलब वंस पे प्लेस को 0 हो जाएगा, टेंस प्लेस एज इट इज 5 रहेगी और 50 विल बी द आंसर। ठीक, नेक्स्ट पार्ट 4। इन पार्ट 4 इट इज रिटन 8049 वंस टेंस 100 एंड 1000। ठीक, अभी भी किसमें राउंड ऑफ करना है, टेंस में राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10 में। तो फिर से किसको देखेंगे, वंस प्लेस को देखेंगे। अब यहाँ पे वंस प्लेस कैसी है, 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो वंस प्लेस को तो 0 कर देंगे, लेकिन टेंस प्लेस को 1 से इंक्रीज कर देंगे, मतलब 4 + 1 5 आ जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज देते हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी 8050। ठीक, तो सिमिलरली नियरेस्ट 10 वाली वैल्यूज को आप राउंड ऑफ कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ वंस डिजिट को चेक करके। ठीक, चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 you have to round off the following to nearest 100। अब nearest 100 की बात आती है, मैं आई एम डूइंग पार्ट नंबर 3 फर्स्ट, है ना। पार्ट नंबर 3 इट इज रिटन 41263। ये वंस है, ये टेंस है, 100 है, 1000 है और 10000। ठीक है, करना है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, और नियरेस्ट 100 करना है तो किसको चेक करते हैं, टेंस डिजिट को चेक करते हैं। जिसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करना होता है उसके जस्ट राइट में जो वैल्यू होती है उसको आप चेक करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पे करना है तो टेंस डिजिट को चेक करोगे। टेंस डिजिट पे क्या लिखा है, 6 लिखा है जो कि 5 से बड़ी है, और 5 से बड़ी है तो इसको 0 कर दोगे, इसको भी 0 कर दोगे और इसको +1 कर दोगे, तो इट विल बी 0 0, इट विल बी 3 और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको कि जिसके नियरेस्ट आपको राउंड ऑफ करना है उस डिजिट से मतलब होता है, और उसके बगल में जो राइट में वैल्यूज होती हैं उनसे सिर्फ मतलब होता है, बाकी चीजों को एज इट इज ही लिखना होता है आपको। जैसे यहाँ पे नियरेस्ट 100 में करना है तो चेंजेस किसमें आए, 100 वाली पोजीशन पे आए, टेंस पे आए और वंस पे आए, क्योंकि 100 के राइट में क्या है, टेंस है और वंस है, बाकी चीजों में कोई चेंजेस नहीं आते, नेवर। ठीक है, तो फ्रॉम हियर यू कैन कंक्लूड दैट whenever you will be asked to round off certain kind of things, you just have to deal with that position and the positions on the right of it. ठीक, चलिए I'll be taking one more question in that progress. Suppose the written fifth part, in fifth part is written 5549। ठीक है, अभी भी आपको करना है नियरेस्ट 100 पे ही राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, तो 1 10 100 और 1000। नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करने के लिए जिसको देखते हैं, टेंस डिजिट को देखते हैं। टेंस डिजिट जो है वो 5 से कम है, तो 5 से कम है तो फिर से वही करेंगे, इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, लेकिन अब क्योंकि ये 5 से छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो इट विल बी 5 and 5, दैट मींस 5500 विल बी योर आंसर। ठीक, so I think question number 1 and question number 2 are quite clear to you, and I don't think you will be facing any problem in solving all the parts of question number 1 and question number 2. Let's move to question number 3. Question number 3. अब इन question number 3 इट इज सेइंग कि आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 पे, तो आप खुद सोचो क्या बताया था मैंने, जिसको राउंड ऑफ करना होता है, जिसके नियरेस्ट उसके जस्ट राइट में जो वैल्यू होती है उसको क्या करते हो आप, चेक करते हो। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 में आई एम टेकिंग पार्ट नंबर 2, इट इज रिटन 34,276। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 10, दिस इज 100, दिस इज 1000 एंड दिस इज 10,000। नियरेस्ट 1000 में आपको राउंड ऑफ करना है तो कौन सी डिजिट देखोगे आप, 100 डिजिट को देखोगे। ये 100 डिजिट कितनी है, 2 है, जो कि 5 से कम है। ठीक है, और 5 से कम है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो पहले इनको 0 करो, 0 0 0, है ना। चाहे 5 से कम हो या 5 से ज्यादा, उस वो डिजिट और उसके इधर वाली डिजिट तो 0 होनी ही होनी है। ठीक है,
मेन +1 होगा कि +1 नहीं होगा, दैट टोटली डिपेंड्स कि यहाँ पे वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है या छोटी है। यहाँ पे क्योंकि वैल्यू छोटी है 2 5 से, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, 4 रहेगा और यहाँ पे 3 रहेगा। तो योर आंसर विल बी 34,000। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं इसमें बड़ी वैल्यू को। 23,804। This is question number 3, third part. Ones, tens, 100,000 and 10,000. नियरेस्ट 1000 में चेंज करना है, 100 डिजिट को चेक किया जो कि 8 है, और ये क्या है, 8 इज ग्रेटर देन 5, और ग्रेटर देन 5 है तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, लेकिन दिस विल बी 3 plus 1, so it will be 0 0 0 and this will be 4 and this will be 2, तो आंसर will be 24,000। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि अब क्वेश्चन नंबर 3 तक भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। Now moving to question number 4. Question number 4 से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हल्का सा आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, in question number 4 it is saying find the approximate sum to nearest 10. Find the approximate sum to nearest 10. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसका। एक फर्स्ट पार्ट 72 and 37, 72 plus 37। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोलते हैं, पहले ऐड करें उसके बाद अप्रोक्सीमेट करें या पहले अप्रोक्सीमेट करें उसके बाद ऐड करें। तो आई विल टेलिंग यू, यू जस्ट हैव टू फर्स्ट अप्रोक्सीमेट द थिंग एंड देन ऐड। ठीक है, तो इसको पहले आप अप्रोक्सीमेट करो, इसको भी अप्रोक्सीमेट करो, उसके बाद ऐड करो, क्योंकि नियरेस्ट 10 में अप्रोक्सीमेट करना है। दैट मींस यू विल बी चेकिंग द यूनिट डिजिट, इट इज 2 which is less than 5, so it will be 0 and it will be 7। ठीक, here it is 7 which is greater than 5, so it will be 0 and this will be 3 plus 1 4। अब ऐड करेंगे, then 70 plus 40 that is 110 will be the answer। ठीक, तो first you have to approximate the individual values, उसके बाद जो approximation आएगा उसको ऐड करोगे ना, पहले राउंड ऑफ करो फिर ऐड, फर्स्ट राउंड ऑफ देन ऐड। ठीक, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, नियरेस्ट 100 पे, देन क्वेश्चन नंबर 6 नियरेस्ट 1000 पे। So I think question number up to question number 4 you are all able to understand and you will be able to solve the questions very easily. From question number 5 and on we will be discussing in the next class। ठीक है, thank you। Hello student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, in previous class we have discussed measurement of area. Now today we will solve some numerical problem from measurement of area and measurement of temperature. So first numerical is Kelvin temperature is 373 Kelvin. What is the corresponding temperature on Celsius scale? Student, in this question we have to convert Kelvin scale into Celsius scale. So as we know that the relation between Kelvin and Celsius scale is C is equal to K minus 273. So in Kelvin scale temperature is 373 minus 273. So the 100 degree Celsius temperature in Celsius scale. Now numerical number second. A Celsius thermometer reads 27 degree Celsius. What is the corresponding temperature on Kelvin scale? Student, in previous numerical we have changed Kelvin scale to Celsius scale. Now in this numerical we have to change Celsius scale to Kelvin scale. So as we already know the relation between Celsius to Kelvin scale. So the relation is K is equal to degree Celsius plus 273.
27 degree temperature in Celsius plus 273. So 300 Kelvin in Kelvin scale. Now numerical number third. A district has a length of 20 kilometer and breadth is 70 kilometer. Find the area of district in kilometer square and hectares. Student, in this question, length and breadth are given. So, length is 20 kilometer and breadth is 17 kilometer. Student, as we know that the area of district equal to length into breadth. Length is 20 and breadth is 17. After multiplying 340 kilometer square. So the area of district in kilometer square is 340 kilometer square. Now area in hectares. We have to again apply formula length into breadth. Sorry, firstly we have to convert kilometer square into hectares. So the relation between 1 kilometer square equal to 100 hectares. So 340 kilometer square equal to 340 into 100. So the area of hectares is 34,000 hectares. Now question number 4. A triangular cardboard is of base 40 centimeter and height from its base is 20 centimeter. What is the area of cardboard? Student, in this question, base is 40 centimeter and height is 20 centimeter. So, base equal to 40 centimeter and height is 20 centimeter. Student, as we know that the area of triangle equal to triangle equal to 1 by 2 into base into height. Here height is base is 40 and height is 20. After multiplying, we get 400 centimeter square. So the area of cardboard is 400 centimeter square. Now question number 5. The diameter of a circular field is 14 meter. Find the area of the field. Student, here diameter is 14 meter. So radius will be equal to diameter by 2. Diameter is 14 divided by 2. So the radius is 7 meter. Student, as we know that the area of the circular field equal to pi r square. The value of pi is 22 upon 7 and the radius is 7
7 to 7 cancel. After multiplying, we get 154 meter square. So the area of the circular field is 154 meter square. Now question number 6. The length of a square field is 25 meter. Find the area of the field. Student, in this question, the length of a square field is 25 meter, which is the side of square field. So side equal to 25 meter. As we know that the area of a square field equal to side into side. Here side is 25 into 25, which is 625 meter square. So the area of square field is 625 meter square. Student, today's class is over. Thank you. Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will continue the chapter Elements, Compound and Mixture. In this chapter we have earlier discussed the outline of the classification of element. We have learned about metals, non-metals and noble gas. अब हम इसके बारे में वन बाय वन करके अच्छे से एक एक चीज पढ़ते हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मेटल्स के बारे में. तो बेटा सबसे पहले बात कि जो मेटल होती है, ठीक है, मेटल क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट. ठीक, तो जो मेटल होती है वो सबसे पहला चीज इसमें होता है कि ये मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं. क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि ये पार्ट है किसका? एलिमेंट का ही पार्ट है. सो मेटल क्या है बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है. उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, तो जितनी मेटल होती है, ठीक है, वो सबकी सब में अपनी चमक होती है, लस्टर होती है. इसको हम कहते हैं मेटालिक, शाइन, या हम कहते हैं मेटालिक ग्लो, या हम कहते हैं मेटालिक लस्टर.
चार्ज ए मेटल है वो सब की सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होती है। गेट इट? डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी, है ना? डक्टिलिटी का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी। अच्छा, मैलिएबल का मतलब होता है इट कैन बी written into thin sheets। मैलिएबल का मतलब होता है कैन बी written into thin sheets। ठीक है? अब कितने मेटल होती है, जैसे कि हम आपको इसके पहले ही बता चुके हैं, सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड होते हैं ये सब के सब एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, नेक्स्ट में देखो बेटे कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जितनी मेटल्स होती हैं उन लोगों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लोहे को गर्म करना स्टार्ट किया तो ऐसे ही नहीं पिघल जाएगा वो, जब तक वो 1000 वाले टेम्परेचर और उससे ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा लोहा पिघलता नहीं है जल्दी। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और उसी तरीके से बॉयल भी जल्दी नहीं होता है। ठीक है, तो इनकी एफपी और बीपी क्या होते हैं? बहुत हाई होते हैं। और ये जितनी मेटल होती है बेटा, ये सब की सब क्या होती हैं? सोनोरस होती है। क्या होती है बच्चों? सोनोरस। अच्छा, सोनोरस का मतलब क्या होता है? मैं बता दूं आपको कि सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग। क्या होता है? साउंड प्रोड्यूसिंग। आप इसका मतलब समझिए, साउंड प्रोड्यूसिंग या सोनोरस का मतलब होता है, मान लीजिए आपने किसी मेटल को हिट किया किसी भी चीज से, किसी भी आयरन कैट से किसी भी चीज से हिट किया तो वो इस तरीके की साउंड निकाल रही होगी। सो दैट इज कॉल्ड द सोनोरसिटी या सोनोरस। यानी मेटल को अगर आप हिट कीजिए, स्ट्राइक कीजिए किसी सरफेस पे, तो क्या होता है कि वो साउंड प्रोड्यूस करती है। दैट इज कॉल्ड द सोनोरसिटी और सोनोरस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी है बेटा? मेटल्स की हैं। पहले क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर उनकी लेस्टर होती है, मेटालिक लेस्टर। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। डक्टाइल होते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, क्योंकि मेटल्स के पतले पतले से तार बनाए जा सकते हैं। मैलिएबल होते हैं, उसको पीट कर एक पतली सी शीट बनाई जा सकती है। सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। और सोनोरस होते हैं, यानी कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो आज के इस क्लास में इतने ही मेटल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ ली है और आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Have a marvelous morning, my dear students. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. And this is your biology class. In my today's topic is pollination. So, students, what is pollination? The transfer of pollen grains from anther to the stigma of a flower is called pollination. Means the pollen grains which are present inside the anther. You know that this is the anther and pollen grains are present inside the anther. So the transfer of these pollen grains from anther, from this place to the stigma, from this place, means this is the anther and this is the stigma. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma is called pollination. And students, pollination is of two types. Pollination
is of two types. First is self-pollination and second is cross-pollination. Cross-pollination. This is the two types of pollination. First is self-pollination, second is cross-pollination. So first is self-pollination. What is self-pollination? The transfer of pollen grains from anther to the stigma of a same flower or different flower of the same plant is called self-pollination. As the name suggests, self-pollination. By the name you can guess that what is self-pollination. The self-pollination means the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or the different flower of the same plant. Means this is one flower, the transfer of pollen grains from this anther to the stigma. From this anther to the stigma is called self-pollination. मीन्स एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. एंड यू नो दैट इन अ प्लांट देयर आर many flowers, like this is a plant, one flower, two flower. So the transfer of pollen grains from this flower to the second flower of the same plant, this is also called self pollination. means एक ही plant के अलग अलग फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन. सो व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of different flower but of same species is called cross pollination. And the cross pollination is when the transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of another flower. This is one flower and this is the second flower. There is a transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of another flower. This type of pollination is called cross pollination. But one thing is important, that the transfer of pollen grains from the stigma of another flower but of same species. Means फ्लावर की सेम स्पेसीज होनी चाहिए. एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है अनदर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में, बट द स्पेसीज ऑफ बोथ द फ्लावर इज सेम. दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. So students, in cross pollination there are various agents are involved for transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of another flower. We require various agents, external agents for this pollination. And what are these agents? So we will discuss about the agents of pollination.
What are the agents of pollination? The agents of pollination are those agents which help in the pollination, means which help the pollen grains to transfer from the anther to the stigma of another flower. Those are called agents for pollination. So these may be insects. The agents may be insects, birds, wind, water, air, bees, moths, and lots of external agents are involved for pollination. How these agents help? Many times when you visit in a garden or a park nearby your home, then you see lots of bees, butterflies, moths are sitting on a flower. Why they are sitting on a flower? What are they doing on sitting on a flower? They are actually collecting the nectar or honey from the flower. So they collect the nectar or honey from the flower because this honey or nectar is a source of food for those insects. So that's why they collect the nectar, because this is the food of these insects. So at the same time, when these insects collect the nectar from the flower, they also help in pollination. Okay, students. So how these insects help in pollination? When insect sit on a flower, at the time of collecting the nectar, the pollen grains are stick at the leg of the insect, and when they go to the another flower, when they sit on that flower, the pollen grains dusted off from the leg of the insect, and by this process the pollination occurs, and those insects are called agents of pollination. So students, we will discuss about the agents of pollination like insect, wind, water in our next class. That's enough for today. Thank you students. Have a nice day. A very good morning, students. Yesterday, I have taught you diagrammatic representation of physical features for class 6, chapter 1. Now, today, I will continue the same chapter, and today I am going to teach vocabulary and exercise of this chapter. So, let us start the chapter. Vocabulary. First, globe. Do you know, student, as I already told you, what do you mean by globe? A model of the earth representing the three-dimensional spherical shape of the earth in miniature form. It is not drawn to scale. तो उसको scale में draw नहीं किया जाता है. ये क्या represent करता है? ये अर्थ का एक मॉडल होता है. क्या represent करता है? Three-dimensional spherical shape of the earth. Now next is map. A representation of the earth or a portion of the earth drawn to scale on a flat surface. तो बच्चों मैप क्या होता है? A representation of the earth or a portion of the earth drawn to scale on a flat surface. Now next is atlas. Atlas, as you all know, a book of maps is called, a collection of map is called atlas. Now next, cardinal point. North, east, south, west, these are called cardinal points. Now next is scale. Now next vocab is scale. Do you mean by scale? Scale, the ratio of distance on a paper to the distance on ground. The ratio of distance on paper to the distance of a ground. मतलब कि पेपर पे और ग्राउंड के डिस्टेंस के बीच को किससे मेजर किया जाता है? स्केल से मेजर किया जाता है. As you all know, there are two types of scale: large scale and small scale. Large scale maps show small area in great details. On the other hand, small scale maps show large area in less detail. Is it clear? There are three types of scale: global scale, representative fraction और linear और graphic scale. So scale क्या होता है बच्चों? A
magnetic compass. Magnetic compass. As you all know, it is named on the Mariner's compass. It is also called Mariner's compass. तो Mariner's compass भी कहते हैं a device to find direction. अगर direction को आपको find करना है तो हम किसकी मदद से direction find करेंगे? Magnetic compass की मदद से करेंगे. It is called Mariner's compass and is mostly used by sailors. तो ये किसके द्वारा mostly यूज किया जाता है? Sailors. जो नाव चलाने वाले होते हैं जिनको नाविक कहते हैं. तो it is mostly used by sailors. Now next is conventional sign and symbols. Conventional sign and symbols. जैसा कि मैंने बताया था, sign and symbol depicting natural and man-made features on the map. ऐसे sign और symbol जो क्या डिपिक्ट करते हैं? Natural features like valleys, mountain, hill, plateaus, and man-made features like bridges, roads, settlements. So both which are depicted by these sign and symbols on a topographical map. So these are called conventional sign and symbol. Now next is legend. Legend. So as you all know, what do you mean by legend? A list of conventional sign and symbols are called legend. तो क्या होता है बच्चों? At the bottom of the topographical map, so as to facilitate its study. तो उसको मैप के बॉटम में इसको फैसिलिटेट किया जाता है और इट इज अ लिस्ट ऑफ कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स. नाउ नेक्स्ट इज कार्टोग्राफी. Cartography. I think you know it very well. What do you mean by cartography? I already told you. Cartography, the art of making map is called cartography. मैप को बनाना हमारा क्या कहलाता है? उस कला को हम लोग क्या कहते हैं? Cartography. The art of making map is called cartography. Now next is anticline. Anticline. As I already explained you in my previous lecture, what do you mean by anticline? The upraised parts of the folds are called anticline. And syncline क्या होता है बच्चों? The downward parts of the folds are called syncline. Yes, syncline. Now next is delta. Now next is delta. Delta जैसे कि मैंने बताया था, a river delta is a triangular piece of land at the mouth of the river. River के mouth में जो triangular piece का जो land होता है, इसकी shape कैसी होती है? ऐसे. It is derived from the Greek letter delta, which resemble the triangular delta of the Nile. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो delta क्या होता है बच्चों? A river delta is a triangular piece of land at the mouth of the river. Now next is block mountain. Now next is block mountain. जैसे मैंने बताया था, a mountain formed by the uplift of block of the earth crust. तो जो mountain earth crust पर कैसे form होते हैं? ब्लॉक uplift हो जाते हैं, मतलब ऊपर की ओर जो उठे हुए पर्वत होते हैं. अगर हमें टेंसाइल फोर्स पड़ेगा, मैंने जैसा आपको बताया था कि block mountain is formed by the process of faulting. On the other hand, fold mountains are formed by the process of folding. तो fold mountain में क्या पड़ता है बच्चों? compressive force पड़ता है. block mountains में क्या पड़ता है? tensile force पड़ता है. तो block mountain क्या होते हैं? तो tensile force पड़ने की वजह से क्या हो जाता है कि uplift हो जाती है. जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है. जो ऊपर का उठा हुआ भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है? block mountains कहलाते हैं. Is it clear? A mountain formed by the uplift of blocks of the earth crust. Now next is tributary. Tributary. जैसा कि मैंने आपको बताया था, tributary क्या होता है? A river or stream flowing into larger river or lake. ऐसी नदी या stream जो कि larger river और नदी के साथ बहती है. It does not directly flow towards the ocean or a sea. ये ocean या sea में directly flow नहीं करती है. It flow with their main river or stream. So this is called tributary. Now
area with the help of rough triangle. Now next is plane, plan zone. Now next is plan. तो plan क्या होता है बच्चों? A plan is sketch of a building, school, church or a house. तो plan होता है एक तरह से building, school, church और house का sketch होता है. One can call it a blueprint. इसको blueprint भी कहा जा सकता है. तो ये क्या होता है? It shows a building or a small area. ये क्या शो करता है? किसी भी बिल्डिंग या स्मॉल एरिया को शो करता है. जस्ट लाइक स्कूल की बिल्डिंग को ये शो कर रहा है, या आपके चर्च को शो कर रहा है, या हाउस को शो कर रहा है. स्केल, इट शोज स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल. मतलब ये स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल में शो करता है. एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर. तो इट शोज अ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल. It serves only a limited purpose regarding the plan of a colony or a township or a house. तो ये किसी भी कॉलोनी का या टाउनशिप का या हाउस के प्लान को रिगार्डिंग करता है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड प्लान. मैप क्या होता है? जो मैप शोज अ कंपैरेटिवली लार्जर एरिया. तो मैप क्या करता है? मैप पूरे लार्जर एरिया को शो करता है. इज इट क्लियर? मैप कैन बी ड्रॉन ऑन लार्ज स्केल एज वेल एज स्मॉल स्केल. जैसा कि आप जानते हो कि मैप दो तरह के होते हैं, लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप. तो उसको लार्ज स्केल में भी ड्रॉ कर सकते हैं और स्मॉल स्केल में भी ड्रॉ कर सकते हैं. मैप शोज द पर्पस ऑफ फाइंडिंग लोकेशन ऑफ द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप. तो मैप से हमें क्या पता चलता है? किसी भी प्लेस की डायरेक्शन का पता चलता है, डिस्टेंस का पता चलता है, वहां पे क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में पता चलता है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैप, स्केच एंड प्लान. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज large scale and small scale maps. Now next difference, large scale and small scale maps. तो large scale और small scale maps में क्या difference होता है इसके बारे में बात करेंगे. तो large scale map क्या होता है बच्चों? large scale map show large area. Large scale map shows small area in less detail. Small scale map show large area in less detail. बच्चों large scale, small scale map show large area in great detail. Sorry. And small scale map show large area and less detail. So this is the difference between large scale and small scale map. Small area and great detail, on the other hand large area and less detail. तो ये किसी भी small area को बहुत ही great detail में बताता है, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही greatly तरीके से बताता है. और ये किसी भी large area को बहुत ही छोटे में depict कर देता है, large area and less detail. This is the difference between large scale and small scale map. So student, now next difference is tributaries and distributaries. So as you all know, what do we mean by tributary? A tributary is a stream or river. A tributary is a stream or river that flows into larger stream or main river or a lake. तो tributary क्या होती है बच्चों? किसके साथ flow करती है? अपनी main river या stream के साथ flow करती है. It does not flow directly towards the ocean or a sea. And distributaries क्या होता है बच्चों? When sediments build up along the river's main channel. जब जो rivers के साथ जो लाया गया sediments होता है वो build up मतलब बच जाता है river के main channel में, तो क्या हो जाता है बच्चों? The channel is blocked. Channel क्या हो जाता है? Block हो जाता है. Channel के आगे पूरा sediments इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा? Channel block हो गया. The channel is blocked and the river is forced to divide into branches. तो जिससे क्या होता है कि rivers को forcefully divide होना पड़ता है so many branches में, और these branches are called distributaries. तो वही branches बच्चों क्या कहलाती हैं? Distributaries कहलाती हैं. The river is forced, the channel is blocked and the river is forced to divide into branches. These branches are called distributaries. Now let's differentiate meander and delta. Meander, as you all know, in the plains river flows lasciviously and form S-shaped loop or curve. This loop or curve is called meander. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? S-shaped का
डिपॉजिट से। तो फैन शेप्ड एलुवियल डिपॉजिट इज कॉल्ड डेल्टा। जो फैन शेप्ड का एलुवियल डिपॉजिट जो रिवर अपने साथ लेके आती है उसी को क्या कहते हैं बच्चों? डेल्टा कहते हैं। The word delta is derived from Greek letter delta, which resembled the triangular delta of the Nile. Now next, anticline and syncline you know very well. The uppermost parts of the fold are called anticline, while the downward parts of the fold are called syncline. So student, this chapter is completed, and tomorrow I will explain chapter 2 for class 6. Thank you. Welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Students, I have already discussed chapter 1st. Now I will teach you chapter 2nd, River Valley Civilization. River Valley Civilization is also called Mesopotamian civilization. But Mesopotamian, today I will teach you Mesopotamian civilization. At first chapter, we have discussed the prehistoric time. And prehistoric time is divided into 3 parts. First, Paleolithic age. Second, Mesolithic age, and third, Neolithic age. We first discussed कि Paleolithic age is that called that in that time man was, the early man was not more developed in that time. After that, Mesolithic age is a short duration of this period. Man developed, man invented or developed many more things in this age. After that, Neolithic is the early man has developed many things as wheel, fire and many other things. Now we discuss about the topic of this chapter. Topic of the chapters are first, meaning of civilization. So after the prehistoric time, man began to started to begin a civilization. Civilization means in Hindi सभ्यता. एक मनुष्य ने क्या किया था? सभ्यता की ओर कदम बढ़ा चुका था. तो सबसे पहले we discuss की meaning of civilization. What means civilization? Civilization की meaning क्या है? तो meaning of civilization की a society which has its own highly developed culture. यानी एक ऐसी सोसाइटी in which has its own culture. माने जो क्या होता है? हाईली डेवलप्ड कल्चर. माने उसके हाईली डेवलप्ड कल्चर माने उसकी जो कल्चर होती है वो क्या है? हाईली डेवलप्ड एंड वे ऑफ लाइफ. माने और जीने का जो जीने का तरीका है या लाइफ का जो वे है वो किस तरह का है. Thus we know that the meaning of civilization की a society which has its own highly developed culture and way of life. Now after that, when men started to their leading a life, so he started to begin thinking freely. He started to begin settled life, and he started to read and write, and he developed many things for his facilities. He had more facilities in that time in his life. So man began to use his knowledge to improve his life. Then the early man, and after the Neolithic age, man entry to became a civilization. यानी man इंसानों ने civilization में entry कर ली थी. In that period, man began to use his knowledge, and the early man began to use his knowledge to improve his life. Thus we say, to improvement of his life, he started to begin his knowledge. He started taking part in the leisure activities. Leisure activities, but he cannot understand, or he did not wanted to understand in luxury life or relaxed life, because he wanted to more work and hard work for in that activities. Thus, we can say that when man looks for a more than just fulfillment of his basic needs, but also in that time कि man, thus we say कि हम ये कह सकते हैं कि when man
looks for more than just fulfillment. माने after that time man started to more yeah, beautiful clothes, yeah, started to read and write. In that time he just fulfilled of his basic needs, माने he fulfilled his basic needs. Thus stage is known as the stage of civilization. Thus we say this stage of the early man is also known as the stage of civilization. यानी early man जो था वो इस स्टेज पर पूरी तरह से civilized हो चुका था. A society which has witnessed advancement in terms of its social life, माने after that या after civilization he need to make a social life, and he wanted to lead a social life. So he and culture, he wanted, yeah, they wanted to know about culture, organization, what we refer to a civilization. Yani these things are included in that time is in civilization. For example, the unique drainage of system of the Indus Valley civilization. Thus we say the Indus Valley civilization in that time was a urban civilization, because the unique drainage system, we also known that it was, yani the Indus Valley civilization is a urban civilization, reveals the town planning skill of the people. Thus we say that in that time, yeah, Indus Valley civilization, man known as the planning as the skill of the people as a towns. Yeah, they known, yeah, they lived as a towns, yeah, city proper as a town, and they have to know about the drainage system. Now students, I have discussed about civilization. Now students discuss the characteristics features of the civilization. What were the characteristics features of civilization? How man became civilized, yeah, how man known to many things as right and any knowledge for to write, and the presence of the town and cities. And it's first the presence of the town and cities, and into how man started to live as a town or the cities in Indus Valley civilization. But we also found the many searches in the town and cities for the Indus Valley civilization. Point number second, thriving agriculture. Before the agriculture, yeah, early time man started to agriculture without thriving. But in that time, yeah, time of the Mesopotamian civilization, man started to thriving agriculture. That's resulting in surplus food. माने हमारे पास क्या था? सरप्लस फूड प्रोडक्शन. माने जो भी भोज्य पदार्थ या भोजन के जितने भी पदार्थ थे, प्रोडक्शन जो था वो क्या था? सरप्लस था, माने पूर्ति था, माने भोजन की जो मांग थी वो अच्छे से हो पा रही थी. नेक्स्ट, ट्रेड फ्लोरिसेस and people specialize in various trading activities. But thus we say, if man started to planning cities or towns, then they started to make a trade from one place to another. Yeah, the man started in that time in Mesopotamian civilization trade with each other. Florists, the people specialize in various trading. In that time, various trading started in activities. And man started to trade with each other in that time. Many religious beliefs are present. Thus we say that in that time, man started to worship many gods as a natural gods. As he started to worship as a natural gods, as sun, water, air, and many other natural things has man obeyed and man wanted to as a god. So thus we say, in civilization of Mesopotamian civilization, many religious beliefs are present. Art flourishes and many art and craft forms exists.
Thus we say in that time, yeah, Mesopotamian civilizations time, man developed to art, and he also known about the art and many craft words, and he started to make the craft words as to do, to needs for in that time. People communicate through the language. The man started to communicate, know about many languages. He know about 2 languages. So man communicate through the language in that time, and it's written and spoken form. The man is known, man developed in that time in written, in language as a written form and in oral form, spoken form. Advancement in technology, in that time man had knowledge, man started to knowledge in technology. Thus we say in that time science, science developed in that time, because advancement in technology, उसने technology भी advancement कर ली थी, technology के बारे में भी उससे knowledge हो चुका था. A strong centralized government that formulates the implements laws. In that time man started, because man lived in towns and cities, they need to govern, they need to a government to govern the people. So a strong centralized government, they need to the government and formulates, which make their laws and regulations. Thus we now students, I have discussed the characteristics features of the civilization. Tomorrow I will teach you the next topic of this chapter. Thank you for attending this class. सुस्वागतम, मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज मैं क्लास 6 इंग्लिश मीडियम के बच्चों को चैप्टर 2 व्याकरण पुनरावृत्ति पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। आप पेज नंबर 15 पर देखें। इस चैप्टर में इसके पहले आप वचन और लिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और आपने पढ़ा इसी चैप्टर में कि वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम यानी प्रोनाउन जो आप बोलते हैं। ठीक है। आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। संज्ञा यानी नाउन। आप देखें यहां पर मैंने लिखा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द यानी प्रयोग किए गए शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम होता है। यथा, यथा मीन्स जैसे। सूर्या, सूर्या क्या? सूर्या यानी सूर्य। सूर्य क्या है? संज्ञा है। अब हम इसके स्थान पर कह देंगे सह सूर्या, तो सह क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है। तो बच्चों इसके पहले आप अपनी नोटबुक में लिख चुके हैं, लिंग के बारे में मैंने पढ़ाया था और वचन भी, वो वचन से रिलेटेड जितने भी शब्द थे वो मैंने लिखे थे। वो इतना आप वर्क अपनी नोटबुक में कर चुके हैं, यानी कि पेज नंबर 13 और 14 का वर्क आप कर चुके हैं। ठीक है। आप पेज नंबर 15 में जो मैं ये इतना वर्क करा रही हूं ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है। यानी आप लिंग लिख चुके हैं, वचन लिख चुके हैं और अब ये सर्वनाम भी लिखेंगे। ओके। तो मैंने आपको बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम होता है। जैसे सूर्या, सूर्या संज्ञा शब्द है, सह सर्वनाम शब्द है। सा सूर्या, वह सूर्य।
सा सर्वनाम शब्द। अब देखें बच्चों, तत् शब्द है, तत् मीन्स होता है वह, और आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि हर संस्कृत में हर शब्द के रूप चलते हैं। जैसे तत् मीन्स वह होता है, अब इसका पुल्लिंग में रूप होगा सह वाला। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ही सी इट, ठीक है, तो वैसे पुल्लिंग में वह का शब्द आएगा सह, सह वाला वह वाला, वह बालिका सा बालिका। नपुंसकलिंग में तत् शब्द आएगा, वह पत्ता, पत्रम में लेटर नहीं आ, पत्ता है, तत्पत्रम वह पत्ता। तीनों शब्द का मतलब वह ही है, लेकिन रूप अलग है, साह, सा और तत्। समझ में आए? ये तत् शब्द के तीनों लिंगों में रूप है। अब आइए तीनों लिंगों में सर्वनाम के रूप। ये शब्द मैंने दिए, मूल सर्वनाम शब्द है ये, यानी मूल सर्वनाम शब्द का मतलब क्या होता है, यानी वो शब्द जिनके रूप हम आपको आगे समझाने जा रहे हैं, वो हम बोलेंगे मूल सर्वनाम शब्द। अब ये शब्द है तत्, तत् मीन्स अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि तत् मीन्स वह, एतत् मीन्स यह, और किम मीन्स क्या। अब इन तीनों ही शब्दों के तीनों लिंगों में कैसे कैसे रूप चलेंगे ये आप ध्यान से देखिए। तत् का देखिए पुल्लिंग में ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो पुल्लिंग में तत् का रूप पुल्लिंग में एक वचन होगा साह, द्विवचन तौ, बहुवचन ते। तो पुल्लिंग साह तौ ते हो गया। एतत् का चलेगा पुल्लिंग में रूप एषः, एतौ, एते। इसी तरह किम शब्द का रूप पुल्लिंग में होगा तीनों वचनों में कहा, कौ, के। ये तो पुल्लिंग हो गया। अब आइए इन्हीं तीनों शब्दों के स्त्रीलिंग में रूप देखिए, और ये तीनों ही वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तत् का स्त्रीलिंग में रूप होगा सा, ते, ताः। एतत् का होगा एषा, एते, एताः। किम शब्द का रूप होगा, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं बच्चों, किम शब्द का तीनों वचनों में रूप होगा स्त्रीलिंग में का, के, काः। क्लियर? अब आइए नपुंसकलिंग में। तत् शब्द का नपुंसकलिंग में तीनों वचन देखिए, तत्, ते, तानि। ये तत् शब्द का नपुंसकलिंग में तीनों वचनों में रूप है तत्, ते, तानि। एतत् शब्द का तीनों वचन में रूप होगा, तीनों वचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एतत्, एते, एतानि। किम शब्द का तीनों वचनों में रूप होगा किम, के, कानि। तो बच्चों समझ में आए? यानी ये सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और इनके तीनों लिंगों में इस तरह से रूप चलेंगे। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से देखिए, पढ़िए और उन्हें याद भी करिए। समझ में आ रहा है? इसके बाद सामान्य सर्वनाम शब्द आता है बच्चों। सामान्य सर्वनाम शब्द में ये दो शब्द हैं, अस्मत् और युष्मत्। सामान्य सर्वनाम शब्द से मतलब है कि ये सामान्य शब्द इस तरह से हैं कि इनका जो है तीनों लिंगों में एक समान ही रूप होता है, ये चेंज नहीं होते। ठीक है, एक समान रूप चलता है इनका, इसलिए इन्हें बोला गया है सामान्य सर्वनाम शब्द। अब ये देखिए, ये दो शब्द हैं, कौन कौन से, अस्मत् और युष्मत्। अस्मत् मीन्स मैं, ठीक है, और युष्मत् मीन्स तुम। ये यहां मैं लिख दे रही हूं, मैं और तुम, इसका मतलब होता है। ठीक है, अब ये दोनों ही सामान्य सर्वनाम शब्द हैं और इनके तीनों लिंगों में अलग अलग रूप नहीं चलेंगे, एक समान ही रहेगा। तो अस्मत् का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन है अहम, आवाम,
वयम, त्वम, और फिर युष्मत का देखिए, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, यानी इनके बस हम हर स्थिति में इनका इस तरह से ही रूप चलेगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। जैसे अभी आपने ऊपर देखा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तो सामान्य सर्वनाम शब्द है जिनका इस तरह से ही रूप चलता है जनरल वे में। ठीक है, तो अहम, आवाम, वयम और त्वम, युवाम, यूयम। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी नोटबुक में इसे लिखेंगे, जैसे मैंने ये लिखाया है। ठीक है, आप लिंग लिख चुके हैं, वचन लिख चुके हैं, उसके बाद ये सर्वनाम भी लिखेंगे अपनी नोटबुक पे, इसे लर्न भी करेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। हलंत और विसर्ग का भी ध्यान रखें। मैं आपको बार बार बताती हूँ, कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम ही संस्कृत पढ़ रहे हैं, मैंने ये मार्क पहले भी बता रखे हैं कि हलंत जो होता है वो शब्द के नीचे ऐसे छोटा सा मान होता है ये। ठीक है, और विसर्ग इस तरह से लगता है जैसे रामः। ठीक है, और ये अनुस्वार जैसे रामम। ठीक है, तो आप हलंत, विसर्ग और अनुस्वार का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे लिखते समय। आपका लेखन बहुत अच्छा होना चाहिए। अपना वर्क टाइमली कंप्लीट करते रहें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Good morning students, this is class 6E, subject is computer, chapter number 1, categories of computer and computer languages. Student, in previous class we discussed types of computer. There are different types of computer according to the size, according to their purpose, etc. Okay, there are different types of computers like microcomputer, mini computer, mainframe computers, mobile computer, embedded computers, okay, games consoler, etc. We discussed micro, mini, mainframe and supercomputer. Okay, this is the microcomputer. Micro means what? Micro means very small or small. Okay, micro means small. That means this is a small computers. This is microcomputer generally used for general purpose. Okay, this is generally used for general purpose, like microcomputer used in offices, school, okay, bank, etc. In microcomputer generally used for general purpose. This is used in the bank, office, okay, in a school, in our home. This is used for only general purpose. In microcomputer used by a single user. Okay, that means a single user work at a time. Okay, it is used a single processor or that work on a single processor. Processor means all the components of CPU are mounted on a single IC chip. IC means integrated chip. Okay, now and other properties or characteristics of this microcomputer is these are small in size, comparatively low cost, that is easy to use. Okay, examples are all the laptops in our computer lab, desktop or PC, ठीक है, tablets are called the microcomputer. Okay, for example, IBM PC, Apple Macintosh, etc. are the example of microcomputer. The next topic is mini computer. Now the next topic is mini computer. Mini computer is also called
mid-range server. This is also called the mid-range server. It is a multi-processor, multi-user system. Okay, it is a multi-processor and it is multi-user system. Multi-user means ki it can in this system 20 to 200 users work at the same time, and the multi-processing system means ki it can perform a multi task at the same time. That means ki you can listen a music at the same time, you can download any file and printing a file, or you can write a document on the same system. Okay, now their storage capacity of microcomputer, the storage capacity of mini computer is as compared to more than microcomputer, and their cost is higher as compared to microcomputer. The examples of mini computer is CDC 1700 and HP 3000, etc. These computers are generally used in banking, railway reservation or multinational companies. And the next topic is mainframe computer. Mainframe computers. The next is the mainframe computer. The mainframe computers are very large computers and these are very expensive. These are not used in general purpose. Okay, it has large storage capacity and that is used parallel processing technique. These are it has a large memory capacity as compared to mini and microcomputer. They can have perform billion instructions per second. That means their processing speed is very high. Okay, example is IBM Z series, and their and the field where mainframe computers are used generally in research centers, generally in research center, defense area, okay, airlines, mainly in networking sectors used. And the next topic is supercomputer. Supercomputer. Supercomputer are, as the name, these are the most powerful computer in the term of processing speed and the memory. That means that their processing speed is very high and the storage capacity is very high. They are very large in size and these are very expensive. Okay, they can execute trillion instructions per second. Okay, they can execute trillion instructions per second. That means their processing speed is very high. These are very expensive. Their size is very big. Okay, these supercomputers are used in scientific research, weather forecasting, underground studies, aircraft designing, etc. The examples are Cray 1, IBM, Blue, Gen L, etc. The supercomputer are the robot are the category of supercomputer. So student, this is sufficient for today, and this chapter is over. In next class we continue the new chapter number 2. Okay, thank you, have a nice day.